हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज आपको हिंदी क्लास 10 का पाठ 9 जो चैप्टर है जिसका नाम है अभिन्यो। क्या नाम है इसका? अभिन्यो। और इस पाठ के बारे में आपको हम पूरे संपूर्ण तरीका से बताने जा रहे हैं कि इस पाठ में लेखक ने किन पहलुओं पर चर्चा की है। और उन्होंने ये भी साबित कर दिए हैं कि यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। बच्चों को परीक्षा जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि 1-2 मंथ आया है तो अब क्या कर पाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को जानकारी मिलेगा कि कम समय में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग को एक ऊर्जा भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले अभिन्यो क्या है? तो अभिन्यो एक ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। ललित रचना के मतलब है एक उसके बारे में लिखा गया है। वो नहीं कैसे होता है, ललित कला होता है ना स्कूल में। माने लोगों के अंदर का क्षमता देखा जाता है कि किस तरह का उसमें हुनर है। तो उसी तरह यह जो चैप्टर है एक ललित रचना है। अब कह रहा है इस पाठ का जो लेखक है उनका नाम है अशोक वाजपेयी। उनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। वो उनका मूल निवास जो था एमपी था, मध्य प्रदेश था। उनकी माता का नाम निर्मला देवी था, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें की रचना की है। फिलहाल समय से बाहर, जनपद, कला, विनोद और ऐसे अनेक पुस्तकें लिखे हैं जिसमें अभिन्यो भी शामिल है। इसके बाद देखिए अभिन्यो क्या है। यहाँ से अभिन्यो के बारे में जो कथा है, जो रचना है, वो प्रारंभ होता है। यहाँ से इसकी शुरुआत होता है। ध्यान से आप समझिएगा और एक एक प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह पूछता है कि अभिन्यो क्या है। तो अभिन्यो एक पुराना शहर है जो रोन नदी के किनारा फ्रांस में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? फ्रांस में रोन नदी के किनारा जो है बसा हुआ है। तो यह आप लोग बोलिए, तो बताइए सभी लोग, अभिन्यो कहाँ क्या है? पुराना शहर है जो रोन नदी के किनारे कहाँ बसा हुआ है? फ्रांस में। तो यह प्रश्न एकदम एक्यूरेट आता है क्योंकि लेखक ने अभिन्यो के बारे में सोचने वाली बात है। क्यों लिखे? क्योंकि आप ही किसी जगह पर आप जाएंगे घूमने के लिए, कभी गए नहीं है, आपको एकदम लाल किला के पास ले जाया जाए, कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ाया जाए, या गोलघर के ऊपर चढ़ाया जाए, या बड़े बड़े मान लीजिए सुदर्शन झील जो गुजरात में उसको दिखाया जाए, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में बनवाए थे। तो अगर उस चीज़ों को दिखाया जाए तो जब आप देख कर आएंगे तो घर पर हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे से, अपने घर के जितने लोग हैं सबको बताते हैं कि अरे यह चीज़ वहाँ पर इतना ऊंचा था, देखिए ऐसा था वैसा था। तो उसी तरह लेखक जब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गए तो उसको सोचे कि अभिन्यो के बारे में क्यों नहीं सभी लोगों को बताया जाए। जैसे हम लोग छोटा सा चीज़ देख कर आते हैं तो घर वाले को बताते हैं। एक छोटा बच्चा को घुमा दीजिए तो पूरे रात भर एकदम 10 बजे रात तक कहते रह जाएगा, मैंने ऐसे किया, यहाँ पर गया, यह पहाड़ पर चढ़ा। तो उसी तरह अभिन्यो के बारे में उन्होंने सोचे कि इसको लिख कर पूरी दुनिया को बताया जाए कि अभिन्यो क्या है। एक सुंदर सिटी है और ओल्ड सिटी है और बहुत एक अच्छा सुंदरता बढ़ गई क्योंकि यह नदी के किनारे है। किसके किनारे है? नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे कोई भी शहर है उसकी सुंदरता काफी बढ़ जाती है। इसके बाद में गर्मियों के दिनों में लेखक अब वहां के बारे में बता रहे हैं, अभिन्यो के बारे में, क्योंकि लेखक अभिन्यो गए थे और आगे ये भी मिलेगा हम लोग की जानकारी अभिन्यो क्यों गए थे। तो लेखक बता रहे कि गर्मियों के दिनों में वहां पर रंग मंच हुआ करता है। कैसा समारोह हुआ करता है? समारोह माने फंक्शन होता है। रंग मंच किसको कहते हैं? रंग मंच के मतलब यह नहीं हुआ कि वहां रंग छिड़कना है। रंग मंच का मतलब बता रहे लेखक कि गर्मियों के सीजन में वहां पर एक बड़ा सा मंच बनाया जाता था और उस मंच पर जितने कवि थे, कवियत्री थे, जितने लेखक गण थे, सबको निमंत्रण दिया, न्योता दिया जाता था और इस फंक्शन में सभी लोगों को बुलाया जाता था। और जो जो लोगों ने कविताएं लिखे, कहानियां लिखे, उसके बारे में अनाउंस किया जाता था और उसको सम्मानित भी किया जाता था, उनको इनाम दिया जाता था।
तो इस प्रकार का रंग मंच समारोह हुआ करता है गर्मियों में। कहाँ पर? तो प्रश्न ये भी पूछ देता है कि अभिनव में किन दिनों में रंग मंच समारोह हुआ करता है? गर्मियों के दिनों में। और इस मंच समारोह में क्या किया जाता है? तो कवियों और लेखकों को सम्मानित किया जाता है और उसके द्वारा लिखी गई कविताएं और पुस्तकों को उजागर किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि इन्होंने इसकी यह उपलब्धि रही इनका। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि मुझे पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत चालू होने, उसका शुरुआत उस दिन हो रहा था। किस दिन? जिस दिन रंगमंच हुआ था गर्मी के दिनों में, उस दिन हमको निमंत्रण मिला था, हमको न्योता मिला था कि आप महाभारत की शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, इसमें आप आइए। और लेखक बता रहे कि हमें फ्रांस के सरकार द्वारा निमंत्रण मिला था। किसके द्वारा मिला था? फ्रांस की सरकार द्वारा। और क्यों निमंत्रण मिला था? क्योंकि जो रंगमंच समारोह प्रत्येक साल होता है, तो उस साल इनको 1994 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1994 में बुलाया गया था। निमंत्रण तब दिया गया था जब महाभारत की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि अलग अलग कंट्री में महाभारत का अलग अलग शुरुआत हुआ, ये नहीं कि एक ही दिन हुआ। तो वहाँ फ्रांस में महाभारत का शुरुआत हो रहा था और उसी समय इनको बुलाया गया था। ये भी प्रश्न पूछ देगा। हाँ बोलिए, कोई बात। फ्रेंच भाषा में, क्योंकि हर वो लोग अपने अनुसार उसमें मतलब खेले। हर कंट्री में जो खेले हैं ना, जैसे हम लोग के भारत में अरुण गोविल का चलता है, अरुण गोविल का नहीं, ये जो कृष्ण है जिसमें आपका जितने लोग भाग लिए तो कोई जरूरी नहीं, वो अपने अनुसार वह अपना करेंगे। जैसे रामायण का बात है तो अरुण गोविल ने खेले हैं पाठ राम का, उसी तरह वहाँ पर अलग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट हुए होंगे और उनकी भाषा भी अपनी कंट्री की भाषा होती है ताकि सभी लोग समझ पाए। तो यहाँ पर आप समझ लिए कि प्रश्न आ सकता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी लोग सुनिए। प्रश्न आ जाएगा, पूछता भी है कि लेखक को यानी अशोक वाजपेयी को अभिनव अशोक वाजपेयी किस सिलसिले में गए थे? क्या किस सिलसिले में गए थे? तो क्या बताइएगा? मारपीट के सिलसिले में गए थे? किस सिलसिले में गए थे? तो जब वहां पर महाभारत की शुरुआत हो रही थी तो उसी के निमंत्रण के सिलसिले में इन्होंने कहाँ गए थे? अभिनव गए थे। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि मुझे निमंत्रण मिला था, यानी लेखक को निमंत्रण मिला था, जो बात बता चुके हैं। अगला जो बात कह रहा है कि अभिनव के विपरीत, अभिनव जो था उसके विपरीत में ठीक क्या था? लास शत्रुज एक जगह था, ये भी एक स्थान का नाम है जो ईसाइयों का मठ हुआ करता था। अगर सटीक आंसर आएगा तो ईसाई मठ कौन था? लास शत्रुज। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप अभिनव कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि लास शत्रुज भी अभिनव के पास ही था, तो दोनों एक ही चीज था, थोड़ा नाम अलग अलग रखा गया था। यहाँ पर ईसाई मठ था। मठ किसको बोलते हैं बताइए? मठ वैसे स्थान को बोला जाता है जहाँ पर संत लोग या विद्वान लोग, लेखक लोग या अन्य लोग जाकर बहुत दिनों तक रहते हैं और या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सभी चीजें, रहना, सारा चीज। तो यह लास शत्रुज भी क्या था? ईसाइयों का मठ था और एकांत वातावरण था। ये प्रश्न पूछता है कि लास शत्रुज क्या था? तो लेखक बता रहे कि लास शत्रुज एक एकांत वातावरण था और ईसाइयों का मठ था। यहाँ सभी सौजन्य को रखने के लिए फ्रांस सरकार द्वारा फ्री में व्यवस्था दी गई थी, जहाँ पर लेखक कह रहे कि हम भी रहे, यानी लेखक भी इस मठ में रहे। कौन रहे? लेखक भी, जो भारत के लेखक थे छत्तीसगढ़ का, ये भी इस मठ में रहे हैं। और लेखक ने 19 दिन इस मठ में रहे। क दिन? 19 दिन। और लेखक को सुविधाएं मिला। कह रहे कि क्या क्या इस मठ में सुविधा थी? तो इस मठ में जो सुविधाएं थी, भोजन की सुविधा था और क्या क्या सुविधाएं थी? यहाँ पर जो घर उनको मिलता था, छोटा सा एक रूम, लैट्रिन बाथरूम भी था, अन्य समुचित व्यवस्थाएं थी। इसके बाद में उनके पास में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बिलन। क्या गांव का नाम था? बिलन, माने बिलन इसको कह सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ देगा कि लास शत्रुज में
सरकार द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई थी? तो भोजन यानी सारी व्यवस्थाएं, सोने से लेकर जागने तक, घूमने तक, खाने तक, चाय, सब सारी व्यवस्था दी गई थी। तो लेखक बताए कि बहुत वह आकर्षक था। और वो उसके पास में एक गांव था जिसका क्या नाम था? बिलनौ, यानी बिलन एक गांव था। तो प्रश्न आ जाएगा कि बिलन क्या था? तो लास्ट शत्रुज और अभिमन्यु के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग रहते थे, और ये लोग भी कभी कभी जाकर वहां पर रहते थे। क्योंकि मान लीजिए गांव में आपका पंचायत भवन बन गया, तो जब जब वहां पर ग्राम सेवक होगा तो लोग अधिकारी आएंगे, और नहीं आएंगे तो गांव के ही लोग वहां पर शादी विवाह सारा चीज उसमें रहेंगे। तो ये लोग ज्यादा इसका फायदा उठाते थे। किसका फायदा? तो ये प्रश्न आ जाएगा कि राज शत्रु का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता था? तो छोटा गांव जो विलन था वहां के लोगों की ज्यादा फायदा होता था हर चीज का। बड़ा उनको कोई आ भी गया तो आराम से वहां जाकर रख देते थे। एक बड़ा सा शादी भी किसी का हो रहा तो जाकर इसमें अटेंड करवा देते थे। तो बहुत अच्छा था। आगे कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जो कृतिया है VVI है, तो अशोक वाजपेयी ने लास्ट शत्रुज में कितने दिन रहे? 19 दिन। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक उन्होंने हिंदी का टाइपराइटर, 4 पुस्तकें और टेप लेकर गए थे। प्रश्न ही पूछ देता है कि जब अभिमन्यु गए थे लेखक, तो काल लेकर अपने साथ गए थे? टाइपराइटर। पहले लकड़ी से भी टाइपिंग किया जाता था, वहां पर लेटर लिखा रहता था। गुटेनबर्ग ने भी ऐसा छपकाना का खोज किए था ना। और टेप लेकर 3 चीजें लेकर गए थे। और लेखक ने कितने दिन रहे? और 19 दिन में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य पद कहानियां लिखी। देखिए यही बताया कि एक ऊर्जा मिला। मैंने लेखक बता रहे कि मैंने 19 दिन में इतनी चीजें लिख दी है। तो बताइए आपके पास 1 मंथ 2 महीना बचा है तो आपके लिए बहुत बचा है। बशर्ते आप उसका कीमत समझेंगे तब, नहीं कीमत समझेंगे तो वह कुछ नहीं है, बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद लेखक ने पत्थर और नदी जैसी वस्तुओं पर कविताएं भी लिखे हैं। उन्होंने बताया कि पत्थर किस प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो जिस पर ठोकर लगता है तो हम लोग को ज्ञान खुलता है। वर्षा से लेकर हर चीज़ों में पत्थर एक समान दिखता है और पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती है। पत्थर एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ तक कि हमें घर से लेकर सारी चीज़ें जो होती है पत्थर से ही निर्माण किया जाता है। उन्होंने नदी पर भी कविताएं लिखे हैं कि नदी सभी लोगों के लिए क्या होती है? एक समान होती है। नदी क्या होती है? क्योंकि वह नदी किसी को चिंती नहीं है धर्म संप्रदाय, वह सबको भिंगोती है, सबको भिंगोती है। और नदी जो होती है सबके लिए समान व्यवहार करती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम तट पर है तो जैसे लगता है कि हम नदी में बह रहे हैं। तो लेखक ने नदी के बारे में बताते हुए अपने आप को बताया कि हम लोग जब अभिमन्यु में थे तो हम लोग शाम के समय में नदी के किनारे चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? नदी के किनारे। वहाँ पर बैठते थे और बहुत हम लोग को शांत और अच्छा महसूस होता था। और हम लोग को लगता था कि नदी जो होती है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसी तरह कविता भी किसी के साथ भेदभाव, कविताएं कोई भी पढ़ सकता है। यह किसी के धर्म और जाति से यह संबंधित नहीं है। जिस तरह नदियाँ है, नदियाँ कभी सूखती और रुकती नहीं है। जैसे गंगा नदी है, कुछ ऐसी नदियाँ अपवाद में सूख जाती है, लेकिन बहुत सारी नदियाँ सूखती नहीं है और नहीं उसकी बहाव को आप रोक सकते हैं। उसी प्रकार कविताएं भी बहुत अथाह होती है और इसमें बहुत उच्च विचार रखना पड़ता है। तो उन्होंने कविता और नदी में समानता बताया है और मनुष्य और पत्थर में समानता बताया है। तो इस प्रकार लेखक ने संपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया है, जिसके कुछ प्रश्नों का हल भी हम करा देते हैं। तो देखिए सभी के पास प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है कि अभिमन्यु क्या है और कहाँ अवस्थित है। तो मैंने बताया, लेखक भी बताया है कि अभिमन्यु एक पुराना शहर है, फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए तो उत्तर हो गया। दूसरा है कि यह VVI क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट आता भी है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हर बरस
अबिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो हर बरस गर्मियों के दिनों में रंगमंच समारोह हुआ करता है और उस समारोह में लोगों को सम्मानित किया जाता है और उनके द्वारा लिखे गए चीजों को उजागर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, उनकी प्रचार किया जाता है। सीधे कहिए ना, जिस तरह फिल्म का लोग बनता है तो उद्घाटन जैसे करते हैं, वैसे लोग वहाँ रंगमंच पर हुआ करता था। और यहाँ का क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा था। अगला प्रश्न तीसरा है, लेखक अबिन्यो किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा सुना? तो लेखक महाभारत के शुरुआत हुआ था और उसी के निमंत्रण के सिलसिले में गए थे और जाने के बाद उन्होंने देखे कि एक बहुत ही शांत वातावरण है, सभी लोगों के लिए है, यहाँ पर सबको सम्मानित किया जाता है और यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं भी मिलती है और जहाँ पर हम कम समय में रहकर बहुत अच्छा अपने आप को विकास कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने देखा और सुना, समझा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, बच्चे ध्यान दीजिए सभी लोग। लाज शत्रुज क्या है और कहाँ अवस्थित है? तो लाज शत्रुज एक ईसाइयों का मठ है और एकांत वातावरण है, शांत वातावरण है, जो अबिन्यो में ही अवस्थित है। अबिन्यो को ठीक विपरीत दूसरी घाट पर नदी का है। क्लियर? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? आजकल वहां पर लोग जाकर अब रहते हैं। पहले इसका उपयोग होता था कि बड़े बड़े लोग जाकर पढ़ते लिखते थे और वहां रहते थे। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहां सभी गांव के लोगों ने जितने थे सब आक्रमण करके वहां रहने लगे। ठीक है। अगला मतलब कि जब युद्ध हुआ तो उस समय सभी लोग उस पर हावी हो गए और सभी लोग वहां रहने लगे। हाँ, तो इससे पहले आजकल कह रहा ना, आजकल की बात कर रहा, आधुनिक में अभी जो चल रहा है। आज जाइएगा तो लाज शत्रुज में क्या है, तो पहले की अपेक्षा पहले जैसा नहीं है। अब वहाँ लोग भी रहते हैं, पहले वैसे ही लोग रहते थे जिसको कुछ बड़ा उपलब्धि करना हो, लेकिन आज वैसे भी लोग रहते हैं जिसको केवल घूमना फिरना है, बिना मतलब का वो भी रहते हैं। तो वही पूछ रहे हैं इसमें। अगला कह रहा है कि लाज शत्रुज का अंतरण विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है? स्थापत्य माने स्थापना, तो उस स्थापना को मौन क्यों कहा है? तो लेखक ने कहा कि लाज शत्रुज में बहुत ही शांति रहती है, सद्भावना और साधारण लोग रहते हैं और वहाँ इतनी एकांत वातावरण होती है कि सबके मुखमंडल पर शांति दिखाई देता है। इसीलिए इसके स्थापत्य को मौन स्थापत्य लेखक द्वारा कहा गया है, एकांत रहने के कारण। अगला छठवां प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। लेखक अबिन्यो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे और लेखक की उपलब्धि क्या रही? तो लेखक ने क्या लेकर गए थे? अभी आपको बताए थे कि टाइपराइटर लेकर गए थे, 4 पुस्तकें लेकर गए थे, टेप लेकर गए थे। और इनकी उपलब्धि रहा कि उन्होंने 19 दिन में 35 कविताएं और 27 कहानियां का वर्णन किए थे, लिखे थे। यही इनकी उपलब्धि थी। अगला 7वां प्रश्न है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है? तो हम बताए कि पत्थर जो होता है एक निर्जीव पदार्थ होता है, लेकिन यह सजीवों का रहने का एक वास स्थान है। बहुत सारे जो लोग होते हैं पहाड़ों में जाकर, पूरे सारे जानवर पहाड़ों में जाकर रहते हैं। नहीं, बाघ से लेकर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। पहाड़ जो होते हैं, पत्थर सबके लिए सुरक्षा देता है। वर्षा भी पत्थरों के द्वारा ही होती है, मेघ टकराता है हिमालय से। तो इस प्रकार वह मनुष्य के लिए पत्थर का रहना बहुत क्या है, जरूरी है। और पत्थर और मनुष्य में बहुत सारे समानताएं भी दिखाई देती है। अगला प्रश्न 8वां है, अबिन्यो के प्रति लेखक कैसा अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? तो अबिन्यो के प्रति लेखक बहुत ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं और बताते हैं कि अबिन्यो एक अच्छा शहर है, अच्छी सुविधाएं है, वहाँ सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है
और रहने की अच्छा सुविधा है, जहाँ पर हम लोग रहकर बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं और अभिनय के प्रति अपने आप को बहुत एक संवेदनशील, करुणा और उनके प्रति अपना मतलब झुकाव प्रकट करते हैं कि अभिनय में रहकर मैंने बहुत कुछ किया और अभिनय का ही देन है कि मेरा इतनी कविता है और इतनी कहानियाँ हैं जो हमको बहुत प्रसिद्ध कर दी। तो इन्होंने अभिनय को श्रेय दिए कि हमारे जीवन में अभिनय का बहुत बड़ा योगदान था। जिसे आप यहाँ पढ़ते यहाँ से अच्छा कर जाएंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा बोलेंगे कि मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ता था, बहुत अच्छा चीज़ किए। इसी तरह इन्होंने अभिनय से बहुत बढ़िया चीज़ किए तो इन्होंने कहा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है, तो जो अभी बताए वैसी चीज़ को लिखना है। इस कविता से आप क्या सीखते हैं, तो वही बात है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, तो बताए कि नदी के तट पर लेखक को बैठकर अनुभव होता है जैसे नदियाँ बह रही, वैसे हम लगता है कि घाट पर भी हम नदी के साथ साथ बह रहे हैं, ऐसा लेखक को क्या होता है, अनुभव होता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है, अपनी कविता के बारे में याद आती है, नहीं मान लीजिए याद आती है कि कवि जो कविताएं जिस तरह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी किसी के साथ भेदभाव, इसमें सब नहाते हैं, सबके लिए यह खुला है दरवाज़ा और इसके बहाव को जिस प्रकार नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार कविताओं का भी हम लोग विचार को नहीं रोक सकते कि कितनी विचार बड़ा है। अगले प्रश्न कह रहा है कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, तो वही बात, कविताएं जिसके लिए सबके लिए होती है, नदी भी सबके लिए होती है, नहीं उसी बात को बनाकर 4 पेज 2 पेज में लिख देना है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों, तो यह लेखक ने, आप समझिए किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता, तो लेखक ने इसके बारे में बताया है ना, किसके पास, तो देखिए यह जो बातें हैं लेखक ने बताया कि जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि लेखक के अनुसार जवाब देना मतलब सटीक बैठेगा कि कविताएं और नदियाँ, आप उसके तटस्थ रह जाओगे, तटस्थ माने स्थिर रह जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि वह अनंत होती है, सागर होती है, महासागर होती है। तो वहीं बोले कि एक ही कविता या के पास हम लोग तटस्थ रहना संभव नहीं हो पाता, विचारों का खेल है, हम लोग अपने विचार से बहुत दूर तक चले जा सकते हैं। माने कहने का मतलब यही है, तटस्थ के मतलब तट के किनारे यानी स्थिर रहना, क्या ऐसा संभव है, तो किसी के जीवन में संभव नहीं है। अब इस पर आप बनाकर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आप ही पढ़ रहे तो क्या एक ही तट के किनारे कहा जाएगा कि तुम गांव पर ही रहो, ऐसा संभव है। आप अपनी जीविका को चलाने हेतु बहुत सारे रोजगार, शहरों, फैक्ट्री, सारा चीज़ आएंगे, तो लेखक के वहीं विचार को आगे बढ़ाते हुए आप बहुत सारी चीज़ों का इसमें वर्णन कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रश्न रहा। अब इन प्रश्नों में आप लोग ऑब्जेक्टिव बताइए, सभी लोग बोलिए। तो पहला बताइए कि अभिनय क्या है, पुराना से है। अभिनय का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, ये प्रश्न हो सकता है। और अभिनय क्या है, कहानी है, कविता है, क्या है, ललित रचना है। और लेखक की जो माता की क्या नाम था, अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था। फिलहाल पुस्तकें किन्ह के द्वारा लिखी गई है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। नहीं, अभिनय में गर्मियों के दिनों में क्या होता है, और किसके सिलसिले में लेखक को बुलाया गया था, अभिनय, महाभारत के शुरुआत होने के सिलसिले में। अभिनय में कैसी सुविधाएं थी, अभिनय के विपरीत में क्या थी, ला शत्रु क्या है, ईसाई मठ है। और
लेखक उस अभिमन्यु राज शत्रुज के पास में कौन सी गांव है? बिलन है। और अशोक वाजपेयी ने अभिमन्यु में कितने दिनों तक रहे? उन्होंने क्या लेकर गए थे? और अशोक वाजपेयी ने 19 दिन में कितने पुस्तकें लिखे? गद्य लिखे हैं। और वह कला का केंद्र भी था, नहीं? उन्होंने ऐसी अंत में कौन दो कविताएं लिखे जो अभिमन्यु में चर्चा है? नदी। नदी को लेखक ने क्या बताया है? सबके साथ समान व्यवहार करती है, नहीं? ये तमाम जो प्रश्न है आप याद करें और इसको आप परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। धन्यवाद।